है ना। हमें पढ़ना है रेजिस्टिविटी और थोड़ा सा आगे ब्रैकेट लगा के लिख देना नेक्स्ट ऐसा रेजिस्टेंस इफेक्ट बाय टेम्परेचर। इसका तापमान से क्या फर्क पड़ता है, उसमें भी तुम लोग एक चीज और लिखोगे, वो भी समझ लो। तुम्हें ये कहानी 3 लोगों के अंदर पढ़नी है, 3 लोग बनाने हैं। ऐसे पहले टॉपिक का नाम डालो है ना, तरीके से लिखवाया जाए वो ज्यादा अच्छा है, तभी बात समझ में आती है। ये पहला आदमी, ये दूसरा आदमी, दोनों के नाम भी लिखें। हमें सबसे पहले पढ़ना है कंडक्टर के बारे में, दूसरा पढ़ना है सेमी कंडक्टर के बारे में, और तीसरा पढ़ना है अलॉय के बारे में। इंसुलेटर में करंट नहीं जाता है ना, तुम्हें थोड़ी आदत सी होती है कंडक्टर के बाद में इंसुलेटर बोलने की, पर नहीं। सेमी कंडक्टर और तीसरा पढ़ना है अलॉय। पहले इस बात को लिखें कि ये कौन सी कहानी है जो आगे बढ़ेगी, और ये बहुत ब्रिलियंट कहानी है, ये भी है। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट है सभी लोग रिवीजन रिवीजन रिवीजन। घर पे आने वाले 6-7 महीने तक के लिए ऐसे पढ़ाई करनी जैसे हिस्ट्री में कभी नहीं करी तुमने, कि तुम हिस्ट्री में पहली बार ही आए हो 12th में। दोबारा मत आना। तो ना स्कूल क्यों नहीं आए तुम दोनों तीनों? और इन दोनों की ये नहीं आई इसीलिए। अच्छा ठीक, और बढ़िया, इतनी देर के लाइट देने के लिए बहुत बहुत एहसान, खुश हुए हम लोग। ठीक है भाई, तो ध्यान से बात सुनो। पहली बात, तुम सभी लोग कंडक्टर को जानते हो कि नहीं? किसको कहते हैं कंडक्टर? जिनमें करंट हमेशा पास होता है हर कंडीशन में। एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हारे सामने पहले एग्जाम्पल ही लिखता हूँ, जैसे कि कॉपर एक कंडक्टर है, एल्युमिनियम एक कंडक्टर है, आयरन गोल्ड सिल्वर, आयरन लिख दिया मैंने, गोल्ड नहीं लिखा, उसमें थोड़े से कंडीशन है इस वजह से, और सिल्वर, ये सभी कंडक्टर है जिनमें करंट पास होता है। अब बात है कि अलॉय कौन से होते हैं, उसको समझाता हूँ। हमारा जो पुराने वाले बल्ब है, वो 10 रुपए के, पीली बत्ती 100 वाट, उसमें एक वो लगा होता है मटेरियल, फिलामेंट कहते हैं जिसको। फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से। मतलब बल्ब के अंदर तुम लोगों ने ऐसे करके वो देखा होगा तार सा, वो जो मटेरियल है वो टंगस्टन है। अच्छा, और बताता हूँ मैं तुम्हें, टंगस्टन के साथ साथ में प्रेस जो अपनी होती है, प्रेस वो किससे मिलकर बनी होती है? आयरन जैसे बोलते हो तुम लोग, स्त्री। वो जिस मटेरियल की बनी होती है वो नाइक्रोम मैग्नीशियम कॉन्स्टेंटन, लगातार 2-3 बोल दिए, ठीक है। मैं एक का लिखता हूं, कॉन्स्टेंटन, उस धातु की बनी होती है जिससे थोड़ा बहुत सिस्टम मतलब बढ़िया चलता है। एक और है मैग्नीशियम, लीव। अच्छा, इसमें एग्जांपल के तौर पे सेमी कंडक्टर, तुमने अभी जो लिखा है ना, पूरा पूरा चैप्टर है तुम्हारे में, आखिरी चैप्टर फिजिक्स का सेमी कंडक्टर ही है, आखिरी वाला, सबसे इजीएस्ट और बढ़िया चैप्टर। उसे देख के बालक के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ रहा था कि सब पूरे नंबर ला दूंगा मैं, इतना बढ़िया चैप्टर है। लेकिन मैं कुछ बात बता देता हूँ सेमी कंडक्टर फिलहाल समझने से पहले। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम को कहते हैं, और इससे बढ़िया एग्जाम्पल है तुम्हारे पास में सोलर प्लेट। सोलर प्लेट में जब धूप गिरेगी, मतलब गर्मी आएगी, तब जाके वो चार्ज होती है, ठीक है, तब उसमें बिजली जाती है, गर्मी से वो चलता और है सोलर प्लेट। जबकि इसमें क्या क्या कहानियां वो समझें। हमारा कोई भी कंडक्टर जिसमें करंट नॉर्मली पास होता है, ज्यादा चलने पर ये हिदायत दी जाती है कि उसको ज्यादा देर तक मत चलाओ। किस लिए? क्योंकि जब ज्यादा चलेगा तो हीट होगा, और अगर हीट होगा तो हीट होने उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। एक बात सुनो, तुम लोगों ने स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो पढ़े होंगे, जैसे गाय का पुल्लिंग क्या होता है? बैल। शेर का पुल्लिंग क्या होता है? शेर तो खुद ही पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग, शेर नहीं। टिड्डा का बताओ, टिड्डा का, चूहा का, चुया, टिड्डा का टिड्डी, ठीक है। ततिया का, ततिया का
बता सकते हैं ना, देखते हैं कुछ चक्कर है। उनको ऐसे नहीं बढ़ा, उनको ऐसे बोलते हैं नर और मादा मछली ऐसे करके, टड्डा का ततैया वगैरह ऐसे करके होती है। ठीक है, तुम्हारी हिंदी कितनी होशियार होगी इतनी नहीं, ध्यान से बात समझो। एक वर्ड है टिल्ली, इसे लेके पहले सब लोग टिल्ली जानते होंगे। लिखो टिल्ली लिखो। टिल्ली काफी सही चीज है। ठीक है, इसमें टिल्ली में क्या चीज है, इसमें टी माने टेम्परेचर और आई माने इंक्रीज। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो इस किसी भी कंडक्टर को लंबे समय तक नहीं चलाना चाहिए। क्यों नहीं चलाना चाहिए? क्योंकि अगर वो ज्यादा लंबा चलेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट कम जाएगा। करंट यानी किसी भी तार की नसों में खून कम बहेगा, और कम खून बहने से वो अच्छे से काम नहीं करता। इसलिए मोबाइल फोन वगैरह जल्दी ज्यादा चलने पे हीट हो जाते हैं, वो हैंग होने लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन इस कहानी को थोड़ा रीजन समझते हैं। रीजन से सभी लोग अपना पुराना वाला फॉर्मूला देखेंगे, इस पन्ने से ठीक पिछले पन्ने पे लिखा तुम्हारे पास में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बता दो। देखें देख के बताएं। एम टी ई स्क्वायर और एन करके लिखा है, एम टी ई स्क्वायर एन, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। इस बात को समझो बहुत तरीके से, तुम्हें बहुत सारे सिम्टम, मतलब बहुत से हिंट है इसके अंदर जो तुम्हें दिख जाएंगी। ठीक है, वो हिंट ध्यान से देखना। पहली बात, क्या क्या कांस्टेंट है वो देखो। एम कांस्टेंट, इसमें क्या कांस्टेंट है? जब हम लोग किसी वायर को हीट करते हैं तो वायर में हीट होने से उसके मॉलिक्यूल्स तेज चलेंगे कि धीरे, इलेक्ट्रॉन तेज चलेंगे कि धीरे। बात ये, जैसे अपने पास में ये कोई वायर है और जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स कम पाए जाते हैं कि ज्यादा? काफी भरपूर मात्रा में। एक चीज तो बात समझ लो कि मास कांस्टेंट है, इसमें चलने वाले इलेक्ट्रॉन्स का मास कांस्टेंट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मास कांस्टेंट है। रीजन जानो, कोई रीजन पूछ लेगा। ठीक है, बहुत बारीक छोटी मोटी बातें निकल के आती हैं, सब कुछ छोड़ ही देंगे तो फिर पढ़ेंगे क्या? तो बहुत छोटी छोटी बातें समझो। पहली बात तो इसमें क्या कांस्टेंट है? मास कांस्टेंट है। किसी भी इलेक्ट्रॉन का मास कम ज्यादा नहीं हो सकता, फिक्स रहेगा। ई कांस्टेंट है, ई यानी कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 10 की पावर -19। क्या क्या कांस्टेंट नहीं है? टी यानी कि पहले तो रिलैक्सेशन टाइम, मैंने टाइम ही लिख दिया, एक तो ये कांस्टेंट नहीं है, और दूसरा एन यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मैं सीधे सीधे बोलता हूँ बस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक है, ये पर मैंने बोला इलेक्ट्रॉन में लगा दिया, इलेक्ट्रॉन मानो तुम इसको। एक बात सुनो, जब तापमान बढ़ेगा तो क्या किसी भी तार में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन का बढ़ना पॉसिबल नहीं है, स्पेशली कंडक्टर में फिक्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, इतने ज्यादा होते हैं पहले से, लगभग 10 की पावर 29 पाए जाते हैं, लगभग कुछ ऐसा हिसाब किताब है, तो नहीं बढ़ेंगे। लेकिन क्या चीज बढ़ेगी वो सुनो। जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की टकराने की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन तेज टकराएंगे तो इनके बीच का टाइम कम होगा, जल्दी टकराने लगे। जहां पे टकराने में पहले 5 सेकंड लग रही थी, मान लेते हैं, तो वहां अब टकराने में 3 सेकंड लग रही हैं, तो ये टाइम डिक्रीज कर जाएगा। और जैसे ही टाइम डिक्रीज करेगा, रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी। इस चीज को ध्यान रखें, किसी भी कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज होना इज नॉट पॉसिबल, because they already have, is not possible because they already have good density of इलेक्ट्रॉन। इनमें पहले से काफी अच्छी मात्रा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेंगे। इसमें क्या चीज डिक्रीज कर जाएगी? ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा, और रिलैक्सेशन टाइम के डिक्रीज करने से रेजिस्टिविटी क्या कर जाएगी? इंक्रीज, रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी। और रेजिस्टिविटी अगर बढ़ गई तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो कंडक्टरों को लंबे समय तक नहीं चला सकते, क्योंकि उसमें टाइम घटता है, रेजिस्टिविटी बढ़ती है। रेजिस्टिविटी यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा। बहुत लंबा लिंक है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट ऑटोमेटिकली डिक्रीज करेगा। इसीलिए कंडक्टरों को ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलाना चाहिए। सबके पीछे के लॉजिक लगाते हुए आगे बढ़े। ठीक है, मैं हर बार इन दोनों पॉइंटों के बारे में ही चर्चा करूंगा, ई और बी।
टाइम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहली बार डिस्कस किया कंडक्टर को लेकर, दोबारा डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर को लेकर। पहले इसको लेते हैं एक बार, और लॉजिकली बात समझना सारी की सारी, क्या बढ़ा क्या नहीं बढ़ा, कैसे कैसे किस चीज में चेंज निकल के आएंगे। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ते क्योंकि वो काफी ज्यादा मात्रा में पहले से थे, उनके बीच का टाइम कम होगा, टकराव कम होगा। अगर टाइम कम होगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी। हम लोगों ने आज तक पढ़ा था रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, मैं कह रहा हूं कि नहीं बढ़ जाएगी, टेम्परेचर से बढ़ जाती है, बढ़ती है। कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर है, तापमान अगर समान है तो फिक्स रहेगी, वरना बदलती है। अच्छा, अब जरा इसके बारे में आएंगे। उसमें टिल्ली वर्ड काफी काम का कंडक्टर में, यहाँ पे सिंपल है। टिल्ली तो सब लोग जानते हैं, वो रिक्शा, ई रिक्शा। दोबारा सुने, सभी को वापस से इस चीज को समझना है। इस वाले में उल्टा है, इसमें है TIRD। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा रेजिस्टेंस यानी करंट अच्छा जाता है। सेमीकंडक्टर यानी सूर्य प्लेट जो होती है, सोलर पैनल, उनमें अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन अच्छे से फ्लो करेगा, बढ़िया करंट जाता है। तुम खुद सोचो कि सोलर पैनल कौन से मौसम में बढ़िया काम करेंगे, गर्मियों में कि सर्दियों में? गर्मियों में ऑब्वियसली ज्यादा करंट जाएगा। हालांकि उसका रीजन तो सनलाइट है, लेकिन फिर भी गर्मियों में ध्यान रखने के लिए सोच सकते हैं कम से कम। तो मैं पहले यहाँ पे जैसे यहाँ लिखा सेम यहाँ पे लिखूंगा नीचे। इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो वो टिल्ली वाले वर्ड से दोनों बात याद कर सकते हो, क्योंकि अगली वाली याद नहीं करनी पड़ेगी, काफी आसान है। टेम्परेचर डिक्रीज कर, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। क्यों करेगा उसका रीजन जानते हैं। पहली बात, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है m टाउ ई स्क्वायर n। इसमें क्या क्या कांस्टेंट है सोचो, इसमें क्या क्या कांस्टेंट है। एक तो उसका मास कांस्टेंट ही है, इलेक्ट्रॉन का मास दुनिया में कभी नहीं बदल सकता, उस पर चार्ज फिक्स है E10 मतलब 16 ठीक है। इसमें जो चीज चेंज होगी, अब नीचे की जगह बनाता हूं कैसे भी करके, पहले वो देखते हैं। ठीक है, सुन, एक मिनट और रुक जाना बस। नहीं जाएंगे, सारे नहीं जाएंगे लोग आगे सर। हाँ भाई, इसमें हम लोगों ने क्या बोला, रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर डिक्रीज कर रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, लेकिन करंट डिक्रीज होगा। ये सब साइड में गया। अब इसको ध्यान से सुने। इस पूरी कहानी में भी दो लोग हैं जो फिक्स नहीं है अभी भी। वो दो लोग कौन से तुम उन्हें देखो ध्यान से। एक तो अपने पास में क्या है उसका रिलैक्सेशन टाइम T, और दूसरा क्या चीज है, N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी। तुम इलेक्ट्रॉन मानो। सोलर प्लेट में पता है तुम्हें क्या होता है, तुम्हें ऑब्वियसली सेमीकंडक्टर नाम का चैप्टर बाद में पढ़ना, लेकिन हल्की फुल्की बात तो सुन लो। सोलर प्लेट में जैसे ही धूप की लाइट पड़ती है तो उसकी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। शायद हम लोगों में से किसी ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शायद 11th केमिस्ट्री में कभी सुना हो, बेबी चैप्टर 2 में आता है हल्का फुल्का, नहीं तो फिर सुन लो। अभी सोलर प्लेट में जो सूरज की वो जो प्लेट होती नीली वाली सूर्या, उस पे लाइट के गिरने से इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज नहीं बदलती, यहाँ पे टेम्परेचर नहीं बदलता। यहाँ टेम्परेचर में मतलब उसमें टाइम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगातार इंक्रीज करेंगे, बढ़ जाते हैं। यहाँ टेम्परेचर बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। पहले मतलब 100 थे तो अब 150 हो गए, बढ़ गए। तुम खुद सोचो, अगर n बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी घटेगी, और वही रीजन हमें यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे टेम्परेचर का बढ़ना, जैसे यहाँ पे डोमिनेंट कौन है, तापमान की इलेक्ट्रॉन, टेम्परेचर की इलेक्ट्रॉन, टेम्परेचर नहीं है वो, टाइम की इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे डोमिनेंट कौन है, टाइम, यहाँ पे टाइम डिक्रीज करता है। यहाँ पे डोमिनेंट कौन है, टाइम की इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। सोलर मतलब सूर्य प्लेट में, सोलर पैनल में जब धूप आती है तो उससे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं।
इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे हम लोग इस बात को लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। और एक चीज तुम्हें ऐसे समझ में आनी चाहिए मैथ, कि अगर उल्टा लिखा है तो एक बढ़ेगा तो अगला घटेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी, रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा। और जितनी कम रुकावट होगी करंट उतना अच्छा ज्यादा फ्लो करेगा। तो सेमीकंडक्टर अच्छा काम करते हैं जब वो गर्म हो जाते हैं, कंडक्टर बुरा काम करते हैं जब वो गर्म हो जाते हैं। और हम लोग जानते हैं कि सबको एक जगह पे यूज नहीं करते, कंडक्टर कहीं और इस्तेमाल होते हैं और सेमीकंडक्टर कहीं और जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। ये गर्म होने पे अच्छा चलते हैं। सेमीकंडक्टर महंगे भी हैं। हमारे सेमीकंडक्टर में चीज और लगती है सिल्वर, हल्का फुल्का। तो जिन लोगों पे थोड़ा कंफ्यूजन हो किसी बात को, कहीं कभी चांदी वांदी खरीदने का मौका मिले तो खरीद लेना, आगे आने वाले टाइम में महंगी होने वाली है। जैसे गोल्ड चढ़ रहा है ना, अभी चांदी भी होगी। बहुत बड़ा यूज है। ठीक है, काम की चीज, कंडक्टर में तापमान बढ़ने पे करंट कम हो जाता है, जबकि सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने पे करंट बढ़ जाता है। दो लोग कौन से हैं? एक तो टाइम और एक इलेक्ट्रॉन की। कंडक्टर में डोमिनेंट कौन है? टाइम। इलेक्ट्रॉन बढ़ना पॉसिबल नहीं है, पहले से बढ़ा हुआ मामला है। लेकिन सेमी कंडक्टर में डोमिनेंट कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी, रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा, करंट डिक्रीज करेगा। इन चीजों को समझने से मेन ये फॉर्मूला बहुत काम का होता है। लेकिन अलॉय की बात चलती है, ठीक है? तो अलॉय में ध्यान से बात सुने। अलॉय में टेम्परेचर बढ़ने और घटने दोनों का कोई खास इंपैक्ट नहीं है। मतलब कि ऐसा मान सकते हो कि ऑन एन एवरेजली ऐसा मान सकते हो कि उसके टाइम पर और उसके इलेक्ट्रॉन पे सेम इंपैक्ट पड़ता है। मतलब कि कुछ टाइम डिक्रीज कर जाता है, कुछ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज कर जाते हैं। तो ओवरऑल जो रेजिस्टिविटी है इज अनअफेक्टेड। ओवरऑल रेजिस्टिविटी पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, और अफेक्ट ना पड़ने की वजह से रेजिस्टेंस भी सेम रहता है, तो उसमें करंट भी लगभग सेम ही रहता है। अलॉय में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अलॉय में दोनों जो बदलाव होते हैं, थोड़ा बहुत टेम्परेचर घट जाता है, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, और कुल मिला के कोई चेंज नहीं आएगा। मेन चीज बस इतनी सी है कि किसी भी कंडक्टर में जितना हीट होगा करंट उतना कम, सेमी कंडक्टर में जितना हीट होगा करंट उतना ज्यादा, और अलॉय में कोई इंपैक्ट नहीं है। अलॉय लगभग कांस्टेंट रहता है करंट, ऐसा मान सकते हो अलॉय को लेकर। अलॉय वही चीज है जो जैसे कि पीतल तांबा ये सब अलॉय हैं, ये लगभग कांस्टेंट रहते हैं। अगर इनको थोड़ा सा केमिस्ट्री में भी ले जाए तो भी एक काम की बात है कि पीतल तांबे की रेजिस्टेंस भी काफी ज्यादा कोरोजन मतलब गलता नहीं है। लोहे में जंग जल्दी लगती है, उनमें नहीं लगती है। मोस्ट इंपोर्टेंट तो मैं ये दोनों बातें बताऊं क्योंकि इसमें कोई बड़ा लोड है नहीं, अलॉय में कांस्टेंट है मामला। एक जो अपना हीटर की वायर है वो भी अलॉय ही है ना, और उसमें भी कांस्टेंट रहता है। अलॉय में करंट सेम जितना पहले था उतना ही रहेगा, टेम्परेचर कितना बड़ा घटा लो। अच्छा, अब इसका ग्राफ देखना है। ये इंक्रीज कर रहा है तो इसका रेजिस्टिविटी का ग्राफ कैसे बनेगा? ये किसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है? टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टिविटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टिविटी इस वाले केस में इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी? इंक्रीज। यहाँ पे डिक्रीज, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? लगभग बता सकते हो, तुक्का ही मान लोगे कम से कम। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? नीचे की ओर, यानी डिक्रीज। इंक्रीज करेगा तो ऊपर और डिक्रीज करेगा तो नीचे। और यहाँ पे टेम्परेचर से रेजिस्टिविटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? लगभग कांस्टेंट। कोई जानता है कांस्टेंट ग्राफ कैसे बनता है?
थोड़ा बहुत मैथ पढ़ लियो तो सिंपल लाइन लगभग सीधी रहती है। लगभग सीधी का मतलब कि थोड़ी बहुत अप डाउन होती होगी, पर नहीं, हम लोग मान रहे हैं सीधी तो मतलब सीधी, दैट्स इट। तो कहीं ना कहीं तुम्हें एक साइंस समझाई जाती है कि हाँ भाई किसी मशीन को ज्यादा मत चलाओ, उसे टाइम टाइम पे रिलैक्स दिया करो। वाकई में किसी मोबाइल फोन की बैटरी सबसे खराब कब होती है? तब वो दिन में इतना चलाया जाए जिन क्षमता भी नहीं है, तो 10 बार चार्ज कर लिया, तब जाके कि अभी 100 हुआ, गेम खेला, सीधे गेम से बहुत जल्दी जाती है बैटरी, उसमें टैप बहुत होते हैं फिंगर की इस वजह से, तो उसको 2 से 3 घंटे में मान लो डिस्चार्ज कर लिया, फिर लगा दिया, फिर खेल लिया। कुछ लोगों ने तो एडवाइस तो दे रखी है, जैसे जैसे जिनका काम है गेम खेलना, कि गेम उस कमरे में खेले जहाँ पे एसी लगा हो, ठंडा रहेगा, अच्छा चलेगा। अच्छा जी, और पढ़े कहाँ पे? कहीं नहीं। उसमें भी कुछ गलत एडवाइस हैं। आज के टाइम पे गेमर बहुत पैसा कमा रहे हैं, अरे सब कमा रहे हैं यार, तुम देख के ना रहे, ये भी डिपेंड करता है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कमा रहे हैं। रॉड, हाँ अलॉय है वो भी, वो बेसिकली ज्यादातर कॉपर से बन के मिलके बनी होती है, मतलब अलॉय में परसेंटेज 50-50 होना चाहिए, उसमें कॉपर ज्यादा है। ये डन हुआ, अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, तुम्हारा अगला पॉइंट क्या लिखा है? इसी से अगला सीरीज पहले कॉम्बिनेशन में मुझे बताया तो था, पर ठीक है मैं तुम्हें इसी के अंदर बताता हूँ। जैसे कि मैंने तुमसे कहा कि साहब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मतलब मान लो फिलहाल का जो टेम्परेचर है वो 23 डिग्री सेल्सियस, जब ये तापमान 100 पहुंच जाएगा, रेजिस्टेंस कंडक्टर का इंक्रीज करेगा। बताओ कितना बढ़ेगा? मतलब मेरी वायर का अगर 20 ओम है फिलहाल, तो 100 पे कितना हो जाएगा? 22 ओम, 25 ओम, 30 ओम, 50 ओम, कितना? हमें ये निकालना और सीखना है कि टेम्परेचर बढ़ने पे कितना बढ़ेगा, टेम्परेचर घटने पे कितना घटेगा, और टेम्परेचर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वो सभी देखते हैं। तो सभी लोग इस चीज को और लिखें। अभी डी में हम चौथे पॉइंट पे चल रहे हैं, चौथे का सेकंड पार्ट, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। थर्मल को ऐसे मत, ऐसे लिखो बस, रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर, ये लिखो। आगे कितना तापमान बढ़ाने पे कितना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा, वो निकालना है। ठीक है, इस कहानी को बहुत शांति से देखना, एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला क्रिएट होके आएगा। इसको मैं इंट्यूशन से कर सकता हूं, पर मुझे करना नहीं है, आज लोगों को बात समझ में नहीं आएगी ना, इस वजह से। देखो ये 2 वायर है तुम्हारे सामने, 3 कर लेते हैं, 3 वायर है। इनको लिखना मत फिलहाल, है ना, इनको लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है। ये 3 वायर है, इस वायर का फिलहाल ये तीनों वायर रखी हुई हैं 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे। ये वाली 20 पर ही रखी हुई, मतलब काफी ठंडा माहौल है, और 20 पर रखी हुई है। इसका जो फिलहाल रेजिस्टेंस है वो है 10 ओम, इसका फिलहाल रेजिस्टेंस है 100 ओम, और इसका फिलहाल रेजिस्टेंस है 200 ओम। ये कॉपर की वायर मान लो, इसका तापमान मैंने 20 से बढ़ा के 100 तक पहुंचा दिया, इसका तापमान मैंने 20 से बढ़ा के 100 कर लिया, इसका बढ़ा के 20 से 100 कर लिया। तो पहली बात ये कि साहब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा कि नहीं? हाँ जी होगा, बहुत नॉर्मल सी बात है। अगर टेम्परेचर तुम 20 से 100 ले जाओगे तो बढ़ेगा। तुम्हें एक सवाल का जवाब ये देना है कि अगर 100 की जगह पर 200 कर लिया होता तो वो ज्यादा होता या 100 पे ज्यादा होगा? 20 से 100 बढ़ाएंगे तब ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि 20 से 200 करेंगे तब ज्यादा बढ़ेगा? 20 से 200, 20 से 200, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस उतना ज्यादा बढ़ेगा। एक चीज तो ये। दूसरी बात मैं तो बोलता हूं, जब तुमने 20 से 100 किया तब इसका आंसर 10 की जगह 11 पहुंच गया, बहुत बढ़िया, ये 10 से 11 पहुंचा। एक बार जब 20 से 100 किया 10 से 11 पहुंचा। अच्छा जब 100 20 से 100 किया, 20 से 100 किया तो 100 से कितना पहुंचेगा? क्या 101 ही बनेगा वो? ये सवाल है।
मतलब यहां 10 से 11, 10 से 11 कितना बढ़ गया 1 ओम। 100 से ये 101 नहीं होता, ये कुछ 103 हो जाता है। यहां तो हमने 80 ही बढ़ाया है टेम्परेचर, यहां पर भी 80 बढ़ाया, और 200 से ये और थोड़ा ज्यादा 207 हो गया मान लो, ऐसे तुक्का मार दिया मैंने। मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूं वो सुनो। 2 बातें। पहली बात, तुम जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा होगा। और दूसरी बात, ये डिपेंड करेगा पहली वाली वैल्यू पर। अगर पहले वाला ही कम है तो बढ़ेगा भी कम, थोड़ा सा बढ़ गया। पहले वाला अगर 100 है, पहले वाला ज्यादा है, थोड़ा और ज्यादा बढ़ेगा, 103 हो गया। अगर पहले वाला 200 है, थोड़ा और ज्यादा होगा, 207। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर जैसे कि 200 से 207 हुआ, कितना बढ़ा 7, तो ऐसा नहीं हो सकता कि 10 से सीधे ये वाला 17 हो जाएगा। नहीं, जो है छोटा तो उसमें इंक्रीज भी छोटा ही होगा, जो पहले से बढ़ा है उसमें इंक्रीज भी बड़ा ही होगा। भाई 7 यहां पे बढ़ने का मतलब तो लगभग दुगना ही पहुंच गया 17। ऐसा नहीं हो सकता। अगर पहले वाली वैल्यू भी कम है तो उसका इंक्रीज भी कम होगा, अगर पहले वाली वैल्यू ज्यादा है तो इंक्रीज भी ज्यादा होगा। पहली चीज तो ये। दूसरी बात, जितना ज्यादा टेम्परेचर, मतलब तुमने टेम्परेचर में यहाँ पे कितने का अंतर बना दिया, 20 से 100 कितने का अंतर हो गया 80 का, और 20 से 200 कितने का अंतर हो गया 180 का, तो ज्यादा बढ़ेगा इस जगह। मतलब अगर 20 से 100 करने पर 200 से 207 हुआ है, तो 200 करने पे हो सकता है ये 210 हो जाता, 211 हो जाता, कुछ ऐसे बन सकता है। तो मेन बात है ये कि बदलने वाला रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करेगा। किसी वायर का रेजिस्टेंस किस किस बात पे डिपेंड करेगा। पहला तो टेम्परेचर डिफरेंस पे। टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब ये कि 20 से 100 किया तो कितना बदला 80 पे, 100 पे नहीं। 20 से 200 किया तो किस पे डिपेंड करेगा 180 पे। पहला तो बदलने वाला रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा टेम्परेचर डिफरेंस पे। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा इनिशियल वैल्यू पे। उसका इनिशियल अगर कम है तो कम इंक्रीज करेगा, इनिशियल अगर ज्यादा है तो ज्यादा इंक्रीज करेगा। मैं तुमसे वापस से कहता हूं, ध्यान से देखो। हमारे पास में ये कोई वायर है और उसका इनिशियली रेजिस्टेंस है R0, स्टार्टिंग में R0। तुम्हें R0 की आदत तब तक क्यों नहीं पड़ी जाने, P0 R0, हाँ जी ठीक, ऐसे करके सारी वैल्यूज। ये जो इनिशियली टेम्परेचर है वो है TI, तापमान इनिशियल यानी कि 20। हमने तापमान को बढ़ा दिया, कितना कर लिया TF। अब इसका रेजिस्टेंस R0 से क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत इंक्रीज क्या होगा, छोटा मोटा इंक्रीज को हम लोग बोल देते हैं डेल्टा R। हल्का फुल्का इंक्रीज किया। जैसे कि तुम्हें इस बात को दोबारा समझा जाएगा, नीचे देखना, बाद में देखना। चलो R0 बाद में कितना हो गया R है फाइनल। ये क्या चीज है, पहले कितना तापमान था TF क्या चीज है, बाद में कितना तापमान है R0 क्या चीज है, पहले का रेजिस्टेंस RF क्या चीज है बाद का रेजिस्टेंस। एग्जांपल के तौर पे वापस से समझो इस कहानी को, क्योंकि ये थोड़ी सी अजीब रहती है स्टार्टिंग में। ये है बहुत आसान मुद्दा। हमारे पास में ये एक वायर है, ये वायर फिलहाल रखी हुई है 30 डिग्री सेल्सियस पर। इसका जो रेजिस्टेंस है, इनिशियली रेजिस्टेंस है वो है 30 ओम। 30 मैच नहीं करना मुझे, इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम। अब मैंने इसके टेम्परेचर को यहां से बढ़ा के कर लिया 110 डिग्री सेल्सियस, तो इसका रेजिस्टेंस निकल के आया बाद वाला फाइनल वाला, वो निकल के आ गया 22 ओम। इतना ही बदलता है। सवाल ये है तुमसे, बताओ टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, कितना तापमान बढ़ाया तुमने, कितने का अंतर है वो देखो। तो डेल्टा टी की वैल्यू निकल के आ रही है 80 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा यानी कि डिफरेंस। और डेल्टा टी तुमने कैसे निकाला, TF माइनस के टी इनिशियल। तुम मुझे ये बताओ रेजिस्टेंस 22 बाद में हो गया, डेल्टा आर की वैल्यू बताओ 2 ओम। डेल्टा आर का मतलब कितना बढ़ा पहले से, पहले कितना था 20, बाद में कितना हो गया 22, कितना इंक्रीज हुआ 2 बढ़ा। तो ये जो 2 बढ़ना है वो किस किस बात पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस का बढ़ना किस किस चीज पे डिपेंड करेगा। पहले तो उसके टेम्परेचर के डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, और दूसरा डिपेंड करेगा किस पे, इनिशियल वैल्यू पे। तो इसी बात को लिखना है, डेल्टा आर यानी कितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, वो एक तो डिपेंड करेगा तापमान के अंतर पे,
कि कितना टेम्परेचर में डिफरेंस हुआ, तुम तापमान को कहां से कहां ले गए, एक तो ये काम की चीज है। और दूसरा डेल्टा डिपेंड करेगा किस पे, आर नॉट पे, यानी इनिशियल वैल्यू कितनी थी। अगर इनिशियल वैल्यू ज्यादा थी थोड़ा ज्यादा इंक्रीज होगा, अगर कम थी तो कम इंक्रीज होगा। जब इन दोनों बातों को मिला देंगे तो डेल्टा आर इज प्रोपोर्शनल टू आर नॉट डेल्टा टी। ये किसी जगह पे आता है, उसका नाम है लीनियर एक्सपेंशन, एल वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्या कोई नहीं लीड, सुन, डेल्टा आर क्या चीज है, डेल्टा आर का मतलब है कितना बदलाव हुआ, दो का बदलाव हुआ। और ये बदलाव होना एक तो इस बात पे निर्भर करेगा कि तुमने तापमान में कितना अंतर दिया, और दूसरा इस बात पे डिपेंड करेगा ये बदलना कि पहले वाली वैल्यू कितनी है। अगर पहले वाली वैल्यू भी कम है तो बदलेगा भी कम। इन दोनों को मिला के तुमने ये बना दिया। प्रोपोर्शनल हटने के लिए क्या लगता है, कांस्टेंट। तो डेल्टा आर इज इक्वल टू में इसको हटा के लगाएंगे अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। और हर कांस्टेंट की कहानी है, वो कांस्टेंट तुम्हें बताया जाता है, तुम उसे सुनते हो, तुम पहले से कभी नहीं जानते। इस कांस्टेंट का नाम है, इस कांस्टेंट को अल्फा को हम लोग कुछ कहते हैं, थोड़ा साइड में लिखते हैं। अल्फा को अपन लोग कहते हैं थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अभी तुम इसका सीधा सवाल देखोगे ना तब तुम्हें जाके बात समझ में आएगी, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, साथ ही साथ में अब तुम मुझे इतना बताओ डेल्टा आर क्या चीज है, फाइनल या इनिशियल, कुछ नहीं, ये बदलाव है कि इतना बढ़ जाएगा पहले से। और इसी बात को अगर तुम्हारे सामने थोड़ा और एंगल में सेट किया जाए तो वो भी देखना। ठीक, ये डेल्टा आर कैसे निकलता है, डेल्टा आर निकाला कैसे जाता है, आर फाइनल माइनस के आर इनिशियल आर नॉट इक्वल टू में क्या चल रहा है, अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। एक बात बताओ, माइनस के आर नॉट यहां जाएगा तो प्लस के आर, यानी कि फाइनल रेजिस्टेंस निकलेगा आर नॉट प्लस के अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। इसमें कुछ कॉमन है तो अपने पास में फाइनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा वो ध्यान से देखना। हमारा जो फाइनल रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला, फाइनल रेजिस्टेंस आर नॉट कॉमन ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बहुत अच्छी साउंड है, म्यूजिक जैसी। अब भगवान जाने तुम्हें म्यूजिक की साउंड इसमें दिखती है नहीं, वो तुम्हारे ऊपर है। आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये फाइनल रेजिस्टेंस निकालने का तरीका। ठीक है, इस कहानी को दिमाग में थोड़ी देर के लिए बस लिख के डालोगे, उसके बाद तुम्हारे सामने सीधे सीधे कुछ लिखा ही जाता है, वो तुम्हें बहुत कुछ समझा देगा, ध्यान से देखना। ये बदल देगा ऐसे। ठीक है, पहले ये वाली कहानी लिखी है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी है। इसमें अल्फा क्या चीज है, कोफिशिएंट कांस्टेंट, डेल्टा टी क्या चीज है, तापमान का अंतर, आर नॉट इनिशियल वैल्यू। ठीक है, अब इस कहानी को ध्यान से देखना थोड़ी देर के लिए, तब तुम जाके स्ट्राइक करोगे यार ये तो बहुत सही चीज है। लिखते लिखते छोटी सी बात और लिख लेना, अल्फा की जो यूनिट है वो होती है सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स। अब मैं तुमसे बहुत सिंपल बात पूछता हूं, मैं तुमसे कहता हूं अल्फा की वैल्यू है 2, तो मैं इससे कोई फर्क पड़ता है नहीं ना, फर्क पड़ना चाहिए। अल्फा की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, 2 का मतलब कुछ ज्यादा ही बड़ी वैल्यू हो गई। अल्फा की वैल्यू होती है 0.000002, इतने सारे जीरो के बाद में छोटा सा इतना होता है अल्फा। देखता हूं मैं क्या करने वाला हूं, देखना तुम सब देख जाओगे, सब सीख जाओगे। इसमें आर नॉट क्या चीज है, आर नॉट इनिशियल वैल्यू, और असली इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस का बढ़ना। अगर असली ही ज्यादा होगी तो बढ़ेगा भी ज्यादा। डेल्टा टी क्या चीज है, टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है। और डेल्टा आर क्या चीज है, रेजिस्टेंस में कितना अंतर है। डेल्टा आर कैसे निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल, कुछ ऐसा कुछ हिसाब किताब है।
सभी लोग एक सवाल देखो ध्यान से, वो सवाल तुम्हारे दिमाग को थोड़ा सही कर लेगा एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि तुम लोग जब भी क्लास में पढ़ोगे ना ये सवाल कराए जाएंगे तुमसे, कोई भी ना अल्फा पक्का पूछेगा कि भैया बताइए अल्फा क्या निकलेगा। सुनो सवाल क्या है। हमारे पास में ये कोई वायर है, ये वायर फिलहाल रखी हुई है 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे, और इसके टेम्परेचर को हम लोग पहुंचा देते हैं 130 डिग्री सेल्सियस। इसका रेजिस्टेंस इनिशियली था 20 ओम। तो बताओ इसका फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा। तुम सवाल सॉल्व नहीं कर सकते जब तक तुम्हें वो कांस्टेंट नहीं देगा कि किस रेट से बढ़ना है रेजिस्टेंस। मैं तो कांस्टेंट देता हूं, अल्फा की वैल्यू है 0.00001 सेल्सियस इनवर्स, ये अल्फा की वैल्यू। ठीक है, इसको सॉल्व भी मैं ही करता हूं, ध्यान से देखो। अगर आर एफ निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या है, आर नॉट ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सभी लोग वैल्यूज पुट करवा दें, बस ध्यान से, कुछ खास नहीं है। आर नॉट की जगह पे इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है इसका 20, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 0.1234 इनटू में डेल्टा टी, टेम्परेचर में कितना अंतर है 30 से 130 का, कितने का डिफरेंस है 100 का, तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई किया। इस बात को ध्यान रखना कि केल्विन में भी दे दे तो भी 100 ही रहेगा डिफरेंस, उसमें कोई अंतर नहीं है। अच्छा, जब इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे, पॉइंट हट के नीचे कितने जीरो लगे 1 2 3 4 5, दो जीरो कट गए। मैं सॉल्व करता हूं, आर एफ इक्वल में 20 1 प्लस 0.001 1 में इसको जोड़ दो, या फिर तुम ऐसे कर लो 20 1 एकम 20 प्लस 20 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.020, और इसको सॉल्व करने पे तुम्हारा जो फाइनल रेजिस्टेंस निकला वो 20.02 ओम है। देखना कितना बड़ा पहले से, पहले कितना था 20, और तापमान को 100 तक ले जाएंगे तो कितना बढ़ेगा 20.02, मतलब कि 0.02 बढ़ा। इतना ही बढ़ता है अल्फा फुल्का। अगर अल्फा काफी बड़ा होगा तो हमसे काफी तगड़ा आता। जैसे मैं तुमसे कहता हूं तो अल्फा अगर 2 पुट करोगे यहाँ पे तो होश उड़ जाएंगे। देखिए अल्फा अगर 2 पुट किया, 2 इंटू 100, 2 इंटू 100 200 प्लस 1 201, और इंटू में 20, देखना 4020, मतलब 20 से 4000 कर लिया। ऐसे नहीं हो सकता, अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी पाई जाती है, अक्सर बहुत बहुत ज्यादा छोटी 0.0001, ऐसे 3 जीरो के बाद 1, 4 जीरो के बाद 1। अगर अल्फा की वैल्यू 1 और 2 है ना, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता रियल लाइफ में। तो पहली काम कीजिए, उसको देखते हुए इसको लिखें और उसके बाद में कनेक्शन करेंगे छोटा सा। सबकी लाइट आ रही है नहीं आ रही है, हड़ताल चल रही है हमने सुना ऐसे कोई यही कॉलोनी की, यहाँ के हड़ताल, यहाँ के लोगों को नहीं। अल्फा क्या चीज है, कोफिशिएंट, मतलब कितनी रेट से, मतलब कितना बढ़ेगा, लगभग क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो कोफिशिएंट है। टेम्परेचर से उसके रेजिस्टेंस पे कितनी स्पीड से इंपैक्ट पड़ता है, कुछ ऐसा है। तुम ये बताओ, तुम इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हो कि तापमान बढ़ने पे कितना रेजिस्टेंस बढ़ा, वो वाली चीज है। अब इसी कहानी को मैं वापस से 3 पार्ट में तोड़ता हूं। ये 3 पार्ट है, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। वो तीनों बात सुने, 3 बातें। बात नंबर 1, बात नंबर 1 है फॉर कंडक्टर। फॉर कंडक्टर
बात नंबर दूसरी है फॉर सेमीकंडक्टर, और बात नंबर तीसरी है फॉर अलॉय। मैं सारी बातें लिख के समझ में आ जाएंगी, मुझे एक एक लाइन लिखनी है। कंडक्टरों के लिए जो अल्फा की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव निकल के आएगी। सेमी कंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू हमेशा नेगेटिव निकल के आएगी, और अलॉय के लिए अल्फा की वैल्यू हमेशा 0। इसके लिए पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने पे इंक्रीज करता है। सेमी कंडक्टर में नेगेटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। और यहाँ पे 0 क्यों अल्फा? क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 सभी के लिए अलग अलग है। एक बात बस सोच के देखो, तुम एंड में कितना पढ़ लोगे? पेपरों से 1 महीने 2 महीने पहले कितना ही पढ़ लोगे? क्या कर रही है ये? कांस्टेंट रहेगा, रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है। मैंने आज बताया था, मैं तो दोबारा बता देता हूं। जो लोग इनिशियली ताकत के साथ नहीं लगे हुए हैं ना, बाद में तो वैसे भी नहीं लगनी। ठीक है, इतना पिछड़ चुके होंगे कि कितना भी कोशिश करें खिंचना ही नहीं है। जो स्टार्टिंग में मेहनत नहीं कर पा रहे हैं ना, इस पीरियड में, इस टाइम में कि साहब मैं पहले 7-8 महीने पढ़ लेता हूं, जो नवंबर सर्दियों के आने का अभी से करने लगे हैं। एक जानवर होता है, उसका नाम है भालू। वो शहद जमा करता है, पता नहीं कौन से मौसम में, गर्मियों में करता है शायद, सर्दियों में करता है, जिससे कि अगले दूसरे मौसम में खा सके। गर्मियों में करता है जिससे सर्दी में खा सके, सर्दियों में करता है गर्मी में खा सके। तो भालू मत बनो, ठीक है? क्योंकि कवर नहीं होना, सच में कवर नहीं होना। तुम्हें ये बात तब पता चलेगी जब टाइम बीत जाएगा, तो क्या फायदा? तब तुम क्या कर लोगे? तब तुम कुछ नहीं, झूठे मुंह से हंसते रहोगे, फेक स्माइल चेहरे पे, अरे कोई नहीं चल। फिर बड़ी बड़ी बातें आ जाएंगी मन में, क्या होता है पेपरों से, नंबरों से। फिर बड़ी बड़ी बात तभी आएंगी जब बस में नहीं होती है, उससे पहले नहीं आती बात। जब बस में नहीं देख, कोई बात नहीं, 1 साल और सही। जीवन में पेपर ही सब कुछ नहीं होते हैं, लोग बिना इनके भी जिंदा हैं, कमा खा रहे हैं, तभी आती हैं सारी बातें। ठीक है भाई, सभी लोग बहुत सिंपल सवाल लिखे, अपने आप से ट्राई करना। तुम्हारे पास में एक वायर है, इस वायर का जो तापमान है फिलहाल वो है 10 डिग्री सेल्सियस। मैं इसके टेम्परेचर को बढ़ा के ले गया 110 डिग्री सेल्सियस। मैंने देखा कि पहले रेजिस्टेंस था इसका 10 ओम, और अब इसका रेजिस्टेंस पहुंच चुका है 12 ओम। फाइंड, जो तुम निकाल सकते हो, सवाल नहीं है। फाइंड वॉट एवर यू कैन डू, तुम जो भी निकाल सकते हो फॉर्मूला पुट करो, आंसर आ जाएगा। पहले 10 था और फिर 12 हो गया, तो फाइंड करके देख लें क्या निकलेगा। RF इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। कोई अगर RF की जगह पे ओनली R भी लिख दे तो उससे लड़ना मत, एक ही बात है। मुझे सवाल में देख के बता सर डेल्टा आर की वैल्यू कितनी? डेल्टा आर 10 से 12 हुआ, डेल्टा आर कितना है? उसका फॉर्मूले में कोई रोल नहीं है।
डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 100, अल्फा अल्फा निकाल दो। आगे आंसर नहीं आया। आर की जगह पे फाइनल कितना है 12 है, इक्वल्स टू आर नॉट की जगह पे 10 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा पता नहीं, डेल्टा टी की जगह पे 100, ठीक 100। अब क्या करोगे, पहले डिवाइड में लेंगे 10 को, तो 10 को डिवाइड में लेंगे तो 1.2, 1 प्लस अल्फा इंटू 100, 1 को माइनस में लिया तो 0.2 इक्वल्स टू अल्फा इंटू 100, 100 को डिवाइड में लिया 0.2 अपॉन में 100 इक्वल्स टू में अल्फा, और वैल्यू क्या निकल के आएगी 0.002 सेल्सियस इनवर्स। अगर सेल्सियस में दिया है तो सेल्सियस इनवर्स, केल्विन में लगेगा तो केल्विन इनवर्स। ठीक है, बेसिक सी बात है, थोड़ा दिमाग में सोच के देखो। ये वैल्यूज हमेशा ऐसे ही आएंगी, छोटी मोटी, ज्यादा बड़ी नहीं आनी है। अब एक सवाल है अगला, वापस ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये, किसी वायर का जो टेम्परेचर था दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, इनिशियली इतने पे रखी हुई थी, तब उसका रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था, तब उसका रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था 20 ओम। ठीक है, फिर उसका टेम्परेचर पहुंचा 15 डिग्री सेल्सियस, तो उसका रेजिस्टेंस हो गया 19 ओम। ये बात बताओ, ये कंडक्टर है कि सेमी कंडक्टर है? सेमीकंडक्टर। गलत जवाब नहीं है क्या ये? भाई तापमान कम हुआ, रेजिस्टेंस भी कम हुआ। सेमी में क्या होता है, तापमान कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तापमान ज्यादा होगा रेजिस्टेंस, ये उल्टा ही तो है, पर ये तो सीधा लिखा है ना। अगर ठंडा हो गया 25 से 15 होगा, रेजिस्टेंस 20 से 19 हो गया, रेजिस्टेंस भी कम हो गया। कंडक्टर है ये, जानबूझ के लिखा है। कंडक्टर में अगर एक बढ़े दूसरे बढ़े, घटे तो घटे, सेमी में उल्टा होता है। अल्फा निकालो इसका, चलो। टेम्परेचर कम किया, रेजिस्टेंस भी कम हो गया, तो ये कंडक्टर है। टेम्परेचर कम, रेजिस्टेंस कम, कंडक्टर। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है? -10। डेल्टा टी -10 है। आर एफ इज इक्वल टू में आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये कैलकुलस से होता है वैसे तो, डी आर इंटीग्रेशन करके तब जाके, पर वो छोटी सी बात थी। ठीक है भाई, निकाल दिया तो बहुत बढ़िया। मैंने वैल्यू 25-15 जानबूझ के दी है, आसानी है आंसर। हाँ भाई, आर एफ की जगह पे क्या लगाया? आर एफ की जगह पे 19, आर नॉट की जगह पे 20, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की जगह पे -10। पहले 20 को डिवाइड में लेंगे तो कितना, पॉइंट में बोलो। हाँ जी, कौन सा पत्थर? क्या करूं मैं, ये बताओ। वो संकट भी नहीं चढ़ देता ऊपर। फिर कौन है बेलदार में? अच्छा चलो, मैं उठा दूंगा अभी तो बता। हाँ भाई, पहले 20 को डिवाइड में ले, तो 19/20 करेंगे कितना, 0 पॉइंट। इसका डिवाइड बना, डिवाइड ही नहीं हुआ साहब, हमें 20-19 में कंफ्यूज हो गया। किसी को डिवाइड आता है इसका? चलो मल्टीप्लाई कर लो। 19 इक्वल्स टू में 20 एकम 20 प्लस के, इससे करेंगे तो माइनस के 200 अल्फा, 20 घटाएंगे तो माइनस के 1 इक्वल टू माइनस के 200 अल्फा, माइनस से माइनस काटा तो 1 में 200 इक्वल टू में अल्फा। इसका आंसर क्या निकल के आया? 0.005 इक्वल 0 लगेगा,
या सीधे 5 सेल्सियस इनवर्स इक्वल टू अल्फा। बात ये कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, क्यों? क्योंकि ये कंडक्टर है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है, जब तुम कैलकुलेट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव ही आ जाएगा अगर वो सेमी कंडक्टर हुआ तो। देखो इसको देखो, हमारे पास में ये कोई वायर, ये फिलहाल जिस तापमान पे वो तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस, इसका तापमान बढ़ा के कर लिया गया 110 डिग्री सेल्सियस। पहले इसका रेजिस्टेंस था 10 ओम और इसका रेजिस्टेंस हो गया बाद में 5 ओम। हाँ भाई, इस बार टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज कर गया, मतलब ये कौन है? सेमीकंडक्टर। अल्फा निकालो। टेम्परेचर बढ़ने पे करंट को रोकने की ताकत कम हो गई, तो अल्फा निकालो। हैजा गर्मी से होने वाली डिहाइड्रेशन की वजह से बीमारी है, इसीलिए बी कॉन्स्टेंटली ऑन द वाटर। और भी उसके कुछ फैक्टर हैं, गंदगी, अच्छा खाना ना खाना, मक्खियों में रहना, अमूल पर। RF is equals to R naught 1 plus alpha delta T। ठीक है, RF की जगह पे 5, R naught की जगह पे 10, 1 प्लस अल्फा नहीं पता, डेल्टा टी माइनस 100 है 100 10 से 110 हुआ, 100 का अंतर बढ़ा। ठीक है, अगला काम तुम लोग क्या करवाना चाहोगे? 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्लस के 1000 अल्फा, फिर हमने 10 घटाने को भेजा तो माइनस के 5 इक्वल टू में 1000 अल्फा, डिवाइड में लेंगे तो माइनस के 0.0005 नहीं ज्यादा ले लिए 5 सेल्सियस इनवर्स इक्वल टू अल्फा। ये नेगेटिव है, मतलब ये कौन है? सेमी कंडक्टर है। सवाल यहाँ से भी आते हैं। सवाल सिंपली तुमसे पता है क्या क्या पूछ सकता है, तुम सोच के देखो। अगर चीजों की डिटेल में स्टडी ना करी जाए, जैसे कि अल्फा इक्वल टू में कोई तुमसे ऐसे बोल दे कि भाई लिखा है 0.001 सी इनवर्स और अल्फा इक्वल टू 0. ऐसे भी नहीं। और सुनो, अल्फा ए अल्फा बी माइनस के 0.002 सेल्सियस इनवर्स। तो सवाल बस सिंपल ये कि बता कंडक्टर कौन है, सेमी कंडक्टर कौन है? कंडक्टर। ये बात अब पता चलती है ना। सोचो मैं तुमसे अभी कुछ आज के टॉपिक से पहले पूछ लेता कि तुम्हारे सामने ये पढ़ा, सब मैं अल्फा ही नहीं जानता, मैं सवाल का जवाब तो तब दूं, इसलिए बताना इंपॉर्टेंट है। और एक खानी और अल्फा सी इक्वल टू में 0 भी लगा दिया तो ये अलॉय है। तो मतलब हम लोग सिर्फ कोफिशिएंट देख के बता सकते हैं कि कौन सा कंडक्टर है, कौन सा सेमी है, कौन सा अलॉय है। और मोस्ट इंपोर्टेंट है जिसका पॉजिटिव मतलब उस बात का कि रेजिस्टेंस तापमान बढ़ने पर बढ़ता है, जिसका नेगेटिव वहां पे रेजिस्टेंस तापमान बढ़ने पर घटता है, और यहाँ पे तापमान का कोई इंपैक्ट नहीं है। इस बात को दिमाग में डालें, ठीक है। तुम्हारे पास जो सवाल चल रहे हैं उन सवालों की भी लिस्ट बहुत सिंपल सी है। RF इज इक्वल टू में R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के अंदर तो सोचो तो सही कि इसमें RF क्या चीज है, फाइनल कितना हो गया, और R नॉट क्या चीज है, पहले कितना था। कल को अगर तुम्हारी क्लासों में ये फॉर्मूला ऐसे की जगह कोई ऐसे लिख दे RF इज इक्वल टू R नॉट 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी, तो भी परेशान मत होना। तुम खुद ही सोच रहा ना कि जहां पे प्लस लग रहा है वो पक्की बात है किसके लिए वैलिड है, पूरी तरह से कंडक्टरों के लिए। और कहीं पे तो माइनस दिख गया वो किसके लिए वैलिड है, सेमी कंडक्टर के लिए। तो बात है कि सवालों को समझना, फॉर्मूलों को समझना मेन रोल है, उन्हें करना तो ठीक है, फिर भी हमें एटलीस्ट छोटी मोटी बारीक बातें पता तो चले कि मैं किसी लड़ता फिरूं सा प्लस, हमारे में तो प्लस करा आपने माइनस को लगवा दिया। समझ विकसित करें अपने अंदर। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट बात, डोमिनेंट कौन है कंडक्टर में, टाइम, और इलेक्ट्रॉन में डोमिनेंट कौन है, टाइम। क्योंकि कंडक्टर में पहले से इलेक्ट्रॉन है, उनका बढ़ना घटना पॉसिबल नहीं है। सेमी में डोमिनेंट कौन है, इलेक्ट्रॉन। ऑलोय में कोई डोमिनेंट नहीं है, दोनों की
वैल्यू एवरेज रह जाती है, इसीलिए दोनों कांस्टेंट हो गए। तो ठीक है, इस कहानी को ही फिनिश करते हैं। तुम लोगों के पास में अगला टॉपिक क्या लिखा है वो देख लो, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन या फिर ओम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म अभी छूटा है बीच में, देखो चेक करो। तुमने जो v इक्वल्स टू आई आर देखा वो स्केलर फॉर्म मानी जाती है। अब जो तुम कल पढ़ोगे सबसे पहले तो पढ़ोगे ओम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म्स, ये काफी लेंथी डिस्कशन है, और उसके बाद में तुम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड सेल्स स्टार्ट करोगे। इतना रिवाइज रखेंगे, बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं है, इसके तुम्हें सवाल मिल जाएंगे आज डेफिनेटली रूप से। पिछले मिले उन्हें भी खत्म करें, पिछला रिवीजन करो, ठीक है, आगे कल करते हैं।